बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड एपिसोड था ये। पता नहीं क्या ही कर दिया और क्यों ही कर दिया। ऑडियंस में कई लोगों को लगेगा कि एंड में जेम्स गन ने चूना लगा दिया। तो चलो देखते हैं। एपिसोड शुरू होता है फ्लैशबैक से 1 महीने पहले। जैसा कि मैंने कहा था कि बोर्ड पार्टी का फ्लैशबैक हमें दिखाना चाहिए क्योंकि उसका मेंशन कई बार हो चुका था। तो अब हमें वो बोर्ड पार्टी देखने को मिलती है। क्रिस एंड हारकोर्ट बिग बेली बर्गर में क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं। ये ड्रिंक करते हैं। वैसे ये बिग बेली बर्गर डीसी कॉमिक्स में भी है तो ये वहीं से लिया गया है। ड्रिंक करने के बाद ये दोनों बोट पार्टी में जाते हैं जहाँ नेल्सन बैंड अपने सॉन्ग्स गा रहे हैं। इनके बीच मूवमेंट बनता है और ये दोनों किस करते हैं और फिर हारकोर्ट पीछे होकर सडनली पार्टी से चले जाती है एंड क्रिस देखता रह जाता है। फिर स्टोरी प्रेजेंट टाइम पर आती है एंड क्रिस जेल में है। वो अपनी टीम से मिलना नहीं चाहता क्योंकि उसका मानना है कि वो एक एंजल ऑफ डेथ है। जो उसके साथ रहता है उसकी मौत हो जाती है, इसलिए वो सबसे दूर रहना चाहता है। दूसरी तरफ अब हारकोर्ट को आर्गस में अपनी जॉब वापस मिल गई है क्योंकि उसने क्रिस को पकड़वाने में हेल्प की थी। मतलब एक तरह से क्रिस ने खुद सरेंडर कर लिया था और अपने सरेंडर का क्रेडिट अपनी टीम को दे दिया था, इसलिए हारकोर्ट को जॉब वापस मिल गई है। रिक फ्लैग अब लेक्स लूथर की टीम के साथ मिलकर क्वांटम एरिया में दूसरे यूनिवर्सेस एक्सप्लोर करवा रहा है। उसका गोल क्या है इस बारे में आगे बात करूंगा। फ्यूरी एंड हारकोर्ट हैजमेट सूट पहनकर डोर 22 में एंटर होते हैं। ये जगह एक कैंडीलैंड जैसी है। तभी यहाँ छोटे छोटे मॉन्स्टर्स इन पर अटैक कर देते हैं। ये मॉन्स्टर दरअसल डीसी कॉमिक्स से इंटरडायमेंशनल बीइंग्स इम्प्स हैं। इनके बारे में एपिसोड 1 में ऑगी 2 ने बात की थी। ये इम्प्स अपने दांतों की हेल्प से इन पर जबरदस्त अटैक करते हैं। एक तो फ्यूरी के हेलमेट में ही ड्राई हम्प करने लगता है और इसी बीच एक आर्गस एजेंट मारा जाता है। बाकी लोग किसी तरह जान बचाकर वापस आते हैं। वापस आकर फ्यूरी को एजेंट की मौत पर दुख होता है। वैसे कुछ मिनट पहले फ्यूरी इस एजेंट का जोक बना रहा था, लेकिन एजेंट की मौत का रिक फ्लैग को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में इकोनॉमस हारकोर्ट से बात करते हुए चिंता जताता है कि रिक फ्लैग जो भी कर रहा है ये शायद ठीक नहीं है। हमें बिल्कुल पता नहीं है कि ये क्वांटम एरिया आखिर क्या टेक्नोलॉजी है और रिक फ्लैग आग से खेल रहा है। हारकोर्ट कहती है कि हमें बताया गया है कि हम ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ कोई न रहता हो, जो जगह सेफ हो, हम सांस ले पाए और खाना पानी भी मिल सके। हारकोर्ट ये थ्योराइज करती है कि शायद रिक फ्लैग अर्थ में हो रही ओवर पॉपुलेशन से बचने के लिए तरीके ढूंढ रहा है। मतलब एक ऐसा यूनिवर्स जहां इंसान डिजास्टर के टाइम पर शिफ्ट कर पाए। लेकिन इकोनॉमस को ये पूरा काम गलत फील हो रहा है। हम देखते हैं कि इकोनॉमस ईगली का ध्यान रख रहा है अब क्योंकि क्रिस जेल में है और इसी वजह से ईगली डिप्रेस्ड रहने लगा है। दूसरी तरफ एडाबायो विजिलेंटे से मिलने आई हुई है और विजिलेंटे अपनी मॉम को क्या ही गंद बकता है इस एपिसोड में। एडाबायो भी हैरान है, अजीब ही बंदा है ये। खैर एडाबायो चाहती है कि वो विजिलेंटे के पैसों से क्रिस की बेल करवाए, लेकिन विजिलेंटे कहता है कि ये पैसा ड्रग डीलर्स का है, ये ब्लड मनी है, वो इसका यूज नहीं करेगा। फिर एक तरह से एडाबायो विजिलेंटी को मैनिपुलेट करते हुए अपनी बात मनवा लेती है और क्रिस की बेल हो जाती है। क्रिस फिर इकोनॉमस के घर से ईगली को ले जाता है और बिना बताए एक मोटेल में रहने लगता है क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस फिलहाल एंजल ऑफ डेथ वाला ही चल रहा है। वो सबसे दूर ही रहना चाहता है। बाद में एडाबायो इकोनॉमस से कहती है कि क्रिस के ब्रेन में चिप लगी हुई है जो असल में दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म से अब तक लगी हुई है। ये बात काफी इंटरेस्टिंग थी। वो कहती है कि क्रिस की चिप को ट्रैक करो, लेकिन इकोनॉमस और हारकोर्ट दोनों ही मना करते हैं क्योंकि उनको ये करने की परमिशन नहीं है। वैसे अगर क्रिस के ब्रेन में चिप लगी हुई थी तो रिक को हारकोर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही थी क्रिस को पकड़ने के लिए? ये बात सेंस नहीं बना रही है। दूसरी तरफ फिर से क्वांटम एरिया को एक्सप्लोर किया जा रहा है जहाँ जूडो मास्टर ने हैजमेट सूट के अंदर ही अपना सूट पहना हुआ है जो देखने में काफी फनी लगता है। जूडो मास्टर एक डोर खोलता है और डोर के अंदर एक स्पेस टाइम जैसी जगह में खिंचता चला जाता है, लेकिन टाइम रहते उसे बचा लिया जाता है। स्पेस वाली जगह की फोटो रिक लेक्स को भेजता है और लेक्स का मैसेज आता है कि ये जगह प्रॉमिसिंग लग रही है। देखते हैं बाकी डोर्स के पीछे क्या छुपा है, जिसका सिंपल मतलब है कि रिक एंड लेक्स दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सारे आइडियाज लेक्स ही दे रहा है। खैर एक डोर के पीछे हमें स्कल स्पाइडर जैसा क्रीचर दिखता है जो ट्रेलर में भी था, लेकिन दुख की बात है जितना ट्रेलर में था उतना ही यहाँ दिखा। इस क्रीचर वाले सीन से मुझे ज्यादा उम्मीद थी। यहाँ हम एक डोर के पीछे एक जॉम्बी यूनिवर्स भी देखते हैं जहाँ एक एजेंट जॉम्बी से इन्फेक्ट हो जाता है और उसे मजबूरन मारना पड़ता है। हमें ये भी पता चलता है कि रिक फ्लैग और सासा का सीन बेड तक आ चुका है। वैसे रिक फ्लैग क्रीचर्स कमांडो में काफी अलग बंदा था, लेकिन यहाँ तो उसका कैरेक्टर काफी अलग फील होता है। वहाँ वो एथिक्स की बातें करता था और यहाँ वो अपनी टीम मेंबर के साथ ही सो रहा है। खैर क्वांटम एरिया से एजेंट की लाशें आती रहती हैं और रिक फ्लैग लेक्स की टीम के साथ अपने मिशन में लगा पड़ा है। हम साफ देख पाते हैं कि सासा को भी ये बात पसंद नहीं आ रही है। एंड देन सासा एंड हारकोर्ट की टीम एक ऐसे यूनिवर्स को ढूंढ लेती है जहाँ सब कुछ अर्थ जैसा लग रहा है।
हार्कोट ये बात रिक फ्लैग को बताती है, उसे रिक कहते हुए, जिसे वो अनसुना कर देता है और ना ही बताता है कि वो इस यूनिवर्स के साथ क्या करने वाला है। साफ पता चलता है कि रिक फ्लैग का कॉल मी रिक कहने वाला तरीका बस एक टैक्टिक था, लोगों के क्लोज आकर अपनी बात मनवाने का। ऐसा उसने हार्कोट और सासा दोनों के साथ किया था और ये दोनों इस बात को समझ भी चुके हैं। अगले सीन में रिक फ्लैग सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के सामने अपनी पिच रखता है। वो उसी यूनिवर्स के बारे में बताते हुए कहता है कि हम इस यूनिवर्स को प्लेनेट साल्वेशन कहते हैं और अब लेक्स की टीम ने प्लेनेट साल्वेशन जाने का तरीका भी ढूंढ लिया है बिना क्वांटम एरिया को यूज किए। और अब पूरी कहानी पता चलती है कि आखिर चल क्या रहा है। दरअसल रिक फ्लैग प्लेनेट साल्वेशन को एक प्रिजन की तरह यूज करना चाहता है मेटा ह्यूमंस के लिए, ताकि वो वहां से भाग ना पाए। और ये पॉइंट कनेक्ट होता है सीजन की शुरुआत से, जहां हम न्यूज में देखते हैं कि मेटा ह्यूमन प्रिजन ब्रेक करके भाग रहे हैं। रिक कहता है कि बेलारीव एंड आर्कम प्रिजन पावरफुल मेटा ह्यूमंस को कैद करने में नाकाम रहे हैं और इसलिए प्लेनेट साल्वेशन एक बेस्ट प्रिजन बन सकता है जहां से मेटा ह्यूमंस कभी नहीं भाग पाएंगे और वहां जाने का दरवाजा सिर्फ आर्गस के पास होगा। इस दरवाजे को वो टाइम टू टाइम डिफरेंट लोकेशन में शिफ्ट करते रहेंगे, जिससे किसी भी कैद मेटा ह्यूमन को ये नहीं पता चल पाएगा कि दरवाजा प्लेनेट में कब और कहां ओपन होगा। मेटा ह्यूमन की बात होते हुए कैमरा सासा की तरफ पैन होता है, क्योंकि वो भी एक मेटा ह्यूमन है और उसका रिएक्शन देखने लायक था। सेक्रेटरी इस प्लान से काफी इम्प्रेस दिख रहा है। साथ ही वो ये बात कहता है कि आखिर हम भी लेक्स लूथर वाला ही काम कर रहे हैं। जैसे लेक्स ने सुपरमैन को अपने पॉकेट यूनिवर्स में कैद किया था, ठीक अब वैसा ही होगा, लेकिन काफी बड़े लेवल पर। वैसे ये प्लेनेट साल्वेशन लिमिटेड कॉमिक सीरीज सैल्वेशन रन से लिया गया है। इस कॉमिक की बेसिक स्टोरी ये है कि अमांडा वॉलर और रिक फ्लैग ने कई विलन्स को पकड़कर प्लेनेट साल्वेशन पर भेज दिया था ताकि अर्थ को सेफ रखा जाए। इस प्लेनेट से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इन विलन्स में लेक्स लूथर और जोकर भी इस प्लेनेट पर फंसे होते हैं। ये दोनों अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, एक तरह से दो फैक्शन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ फंसे हुए विलन्स को बाद में पता चलता है कि ये प्लेनेट असल में न्यू गॉड्स ऑफ अपोकलिप्स कंट्रोल करते हैं और दिसार्ड इस प्लान को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज करता है। दिसार्ड डार्क साइड का ही एक फॉलोवर है। जब ये राज खुलता है तो यहाँ फंसे विलन्स की फाइट दिसार्ड और उसके पैराडीमंस के साथ होती है। एपिसोड में हम देखते हैं कि सासा हार्कोट से मिलकर उसे प्लेनेट साल्वेशन का सच बताती है और कहती है कि वो अब आर्गस में काम नहीं कर पाएगी। प्लेनेट ढूंढने के लिए न जाने कितने एजेंट मारे गए और अब उसका आर्गस और इस सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। तब हार्कोट सासा को एडाबायो से मिलवाती है, जहाँ ये कुछ प्लान करते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अगले सीन में एडाबायो अपनी पार्टनर किया से मिलकर उससे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि उसको समझ आ चुका है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। उसका मानना है कि रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स की ग्रोथ होनी चाहिए, उन्हें बेटर इंसान बनना चाहिए। लेकिन इनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं, जो किसी भी तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर ये दोनों म्यूचुअली ब्रेकअप कर लेते हैं। दूसरी तरफ सासा आर्गस डेटाबेस से क्रिस की लोकेशन ट्रैक कर लेती है और पूरी टीम क्रिस को पकड़कर उसे समझाती है, उसे मोटिवेट करती है कि वो लोग क्रिस को कितना चाहते हैं। वो एंजल ऑफ डेथ वाली बात को दिमाग से निकाल ले, ये सोच गलत है और अब हम अपना कुछ करेंगे अपने लिए और अपनी इस दुनिया के लिए। क्रिस को बात समझ आती है और हार्कोट भी एक्सेप्ट करती है कि क्रिस उसके लिए मैटर करता है। ये सुन क्रिस खुश होता है, डांस करता है और हमें कई सीन्स के जरिए दिखाया जाता है कि विजिलेंटे के ब्लड मनी से ये अपना एक ऑफिस स्पेस स्टैब्लिश करते हैं। इनके साथ अब साशा, फ्लूरी एंड जूडो मास्टर भी आ चुका है। ये अपनी एजेंसी का नाम चेकमेट रखते हैं। वैसे चेकमेट कॉमिक्स में एक स्पाई एजेंसी है जिसे अमांडा वॉलर ने टास्क फोर्स एक्स की एक छोटी ब्रांच की तरह बनाया था, लेकिन यहाँ तो पूरी ओरिजिन ही चेंज कर दी गई है। खैर, ऑफिस में दो बड़े खतरनाक बंदे आमने सामने हैं, विजिलेंटे एंड फ्लूरी। ये सीन काफी बढ़िया था। साथ ही ईगली इकोनॉमस को हक करता है या कह लो थैंक यू कहता है, क्योंकि क्रिस की एब्सेंस में उसने उसका ध्यान रखा था और अभी उसके नेल्स भी कट कर रहा है। इसके अगले ही सीन में क्रिस को उसके मोटेल के बाहर से किडनैप कर लिया जाता है और रिक फ्लैग उसे प्लेनेट साल्वेशन में छोड़ देता है। रिक कहता है कि क्रिस को यहाँ टेस्ट सब्जेक्ट की तरह रखा जाएगा। वो देखना चाहता है कि एक इंसान का यहाँ क्या हाल होगा। वैसे रिक क्रिस पर अपनी हेट्रेड ही निकाल रहा है अपने बेटे की मौत के लिए। फिर पोर्टल डोर बंद हो जाता है और क्रिस को यहाँ मॉन्स्टरस क्रीचर की आवाजें आने लगती हैं, जिसके साथ ये फिनाले एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो ये था वो बड़ा एपिसोड जिसके बारे में जेम्स गन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देखो, सिंपल सी बात है, पीसमेकर सीजन 2 एपिसोड 7 में ही खत्म हो गया था। ये एपिसोड फिनाले की तरह कम बल्कि एक स्पेशल एपिसोड या कह लो बोनस एपिसोड की तरह ज्यादा लग रहा था। जेम्स गन ने कुछ ज्यादा ही हाइप कर दिया फिनाले एपिसोड को, जो मुझे कुछ खास जमा नहीं। मतलब एंडिंग उतनी सेटिस्फाइंग नहीं थी। लेकिन एक चीज नोटिस होती है
कि पूरे एपिसोड में स्टोरी आर्क्स को कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। जैसे एडेबायो का रिलेशनशिप और एजेंसी वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया गया है, उसने अपनी पार्टनर से ब्रेकअप कर लिया है और एंड में चेकमेट एजेंसी एस्टेब्लिश हुई। ठीक ऐसे ही रिक फ्लैग का रिवेंज आर्क भी कंप्लीट हुआ। मतलब जो भी पहले दिखाया गया है या डायलॉग्स के जरिए बोला गया है वो बेवजह नहीं था। जैसे एम्स का मेंशन हुआ था वो दिखा दिए गए, बोट पार्टी का मेंशन हुआ था वो दिखाया गया, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे बाकी एपिसोड्स की तुलना में काफी स्लो फील हुआ क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी। वैसे ये क्रिसमस टाइप का एपिसोड ज्यादा लग रहा था, वही वाली फील थी इसमें, और म्यूजिक भी पूरे एपिसोड में चलता रहा जो मेरे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा अजीब था। एंड बात करें फ्यूचर की तो मुझे प्लेनेट साल्वेशन स्टोरी का यहाँ होना बिल्कुल ठीक नहीं लगा क्योंकि अभी तक डीसीयू के बाकी मेन हीरोज के ऊपर फिल्म्स नहीं आई है और ये लोग बीच में साल्वेशन स्टोरी लाइन को डालने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि साल्वेशन आर्क से ये नेक्स्ट सुपर विलन को टीज करेंगे जो दिसार्ड या स्टेफन वुल्फ हो सकता है और एंड में दिखेगा डार्क साइड। वैसे फिलहाल थ्योरी बनाने का कोई सेंस नहीं होगा क्योंकि अभी नेम ड्रॉप किया गया है प्लेनेट साल्वेशन का। हमारे पास कोई और डिटेल्स नहीं है कहीं भी पहुंचने के लिए, वरना फालतू की थ्योरीज कुछ भी बना सकते हैं। मेरे हिसाब से जब तक मेन सुपर हीरोज पर फिल्म्स नहीं आ जाती, उनका कैरेक्टर आर्क नहीं पता चलता, तब तक हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन उसका सेंस नहीं बनेगा क्योंकि हमें कैरेक्टर्स नहीं पता और ना ही स्टोरीज का टोन पता है। इसलिए मैं वीडियो लंबी नहीं खींचूंगा। फिलहाल इतना ही, मैं सुनाई दूंगा किसी और वीडियो में। हैप्पी वॉचिंग।